हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पटना के विषय में बताया जाता है। इसकी समृद्धि प्राचीन काल से ही किस प्रकार से रही है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक के घटनाओं को जानेंगे मुख्य रूप से। टोटल डिटेल में तुम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, तो उनको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को जानना है कि यहाँ पर इसका सारांश जो है समराइज करके जो दिया हुआ है उसको समझेंगे, फिर पार्ट को पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको दूसरे जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता होगा कि दो प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख के आंसर सहित आपको बताएंगे। तो ध्यान पूर्वक समझिए, और अच्छे से समझने के बाद आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र वैभवम लिखा हुआ है, तो पाटलिपुत्र का आपको पहले से ही पता होगा कि पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है। तो पटना, पटना का ये प्राचीनतम नाम है, यानी कि पुराना नाम है। पहले के समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था, वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। इसके साथ इसका भी इतिहास हम लोग जानेंगे कि पटना आज के समय में कैसे परिवर्तित हो गया, पाटलिपुत्र से पटना कैसे बना, ये चीजों को भी हम लोग जानेंगे। इसी पाठ में सारा चीज लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा हमें बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो पाटलिपुत्र का तो अर्थ हो गया पटना, और वैभवम का अर्थ हो जाता है समृद्धि। तो यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना की समृद्धि के बारे में, कि किस प्रकार से प्राचीन काल से ही एक समृद्ध नगरों में पटना को गिना जाता है। ठीक है, तो अगर इस पाठ के शीर्षक को देखें तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि पाटलिपुत्र का, यानी कि पटना का समृद्धि। ठीक है, या पाटलिपुत्र की समृद्धि। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसके समरी में क्या बताया हुआ है, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार राज्य, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी नगरम, यानी कि राजधानी नगर जो है, राजधानी, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्वम धारियत, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी नगर जो पटना है वो सभी कालों से अपनी महत्व को धारण किए हुए, अपनी महत्ता को, यानी कि अपनी जो विशेषता है जो महानगर में होना चाहिए उन सारी चीजों की विशेषताओं को धारण किए हुए प्राचीन काल से ही। तो ये चीज आपको याद रखना है। सर्वेशु कालेशु का अर्थ होता है सभी कालों से। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिता वर्तते। इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिता है, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया। अस्य इतिहास तो आपको पता चल गया, सार्ध सहस्त्र का अर्थ क्या हो गया। सार्ध का मतलब होता है आधा, जैसे 4.5, 5.5, 6.5 ऐसे बोलते हैं तो आधा बढ़ता है। 6.5 का मतलब हो गया कि 6 और आधा। ठीक है, तो सार्ध का हो गया आधा, सहस्त्र का हो जाता है 1000, और द्वय मतलब दो, तो 2000 और आधा हजार, यानी कि 2500 वर्ष परिमित है। मतलब परिमित का अर्थ हो गया कि 2500 साल पुराना है, 2500 साल का है। ठीक है, वर्तते मतलब है होता है। तो यहाँ पर दो लाइन जो हम लोग पढ़े, इससे यही चीज समझ में आया कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों से महत्वपूर्ण है, या सभी कालों से अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की, और अगर पूछा जाए कि बिहार की राजधानी नगर कौन है, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, या पटना भी आप दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, ये चीज आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है अस्य इतिहास है, यानी कि जो बताया अभी कि इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिता वर्तते, यानी कि 2500 साल पुराना है इसका इतिहास, यानी कि पटना का इतिहास 2500 साल पुराना है। 2500 साल से पटना अस्तित्व में आ गया था, और उसी समय से सोचिए कि पाटलिपुत्र का नाम का चर्चा होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। आगे बताया जा रहा है कि अत्र मतलब यहाँ की, धार्मिक क्षेत्र मतलब धार्मिक, धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, यानी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि राजनीति के क्षेत्र से भी अगर देखा जाए, उद्योग क्षेत्र में, चाहे उद्योग कल कारखाना के भी क्षेत्र से अगर देखा जाए, तो सबों का विशेष ध्यान आकर्षित करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र चाहे धार्मिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, या उद्योग क्षेत्र से हो, हर एक क्षेत्र से लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है।
फिर लिखा है कि वैदेशिका यात्रिना मेघास्तनीज फाइयान वैनसांग इत्सिंग प्रभृति पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। आगे लिखा है कि वैदेशिका यात्रिना मतलब विदेशी जो यात्री हैं, जो लोग विदेश से यानी कि दूसरे देशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे या यहाँ पर भ्रमण करने के लिए थे, घूमने के लिए आए थे, या किसी राजा के लिए यहाँ पर किसी राजा के द्वारा राजदूत के तौर पर यहाँ पर आए थे, यहाँ के राजा के पास रहने के लिए, उन सबों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र के विषय में बताया हुआ है। यही चीज यहाँ पर लिखा है, चाहे मेघास्थनीज का बात हो, ठीक है, फाइयान का बात हो, वैनसांग का बात हो, या इत्सिंग का बात हो, प्रभृति मतलब इत्यादि होता है, ठीक है। तो विदेशी यात्री जो भी हैं, चाहे मेघास्थनीज यानी कि जो यूनान के राजदूत हैं, ठीक है, फाइयान हो गया, वैनसांग जो चीन के यात्री हैं, ठीक है, तो इन सबों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, किताब जो लिखा था अपने समय में, उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। स्वाभाविक है कि जब आप कहीं पे भी आप ही सोचिए कि आप अगर कोई किताब लिख रहे हैं जो साहित्य के क्षेत्र में हो, जहाँ पे आप पढ़े, जहाँ पे आपने ज्ञान अर्जन किया, जिस शिक्षक से आपने ज्ञान अर्जन किया या जिस गुरु से आपने ज्ञान अर्जन किया, उन सबों का जरूर उसमें व्याख्या करिएगा, क्योंकि जीवन के घटना को ही ज्यादातर लिखा जाता है, ठीक है। तो अपने अपने ग्रंथों में इन्होंने, इन सबों ने, चाहे मेघास्थनीज हो, फाइयान हो, वैनसांग हो, इत्सिंग हो, इन सबों ने वर्णन किया है, ठीक है, पाटलिपुत्र के विषय में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। देखिए इसमें आगे लिखा है कि पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में, अस्मिन मतलब होता है इस, और पाठे मतलब पाठ में, तो इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस यानी कि पाटलिपुत्र के वैभव के विषय में सामान्य परिचय दिया हुआ है। सामान्य रूप से बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर बताए तो इसका बताए कि इसका जो इतिहास है वो 2500 साल पुराना है। और सोचिए कि जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है, तो ये एक पाठ में उसको समेटना तो नामुमकिन है। कभी भी इसको पाठ में डिटेल में नहीं समझा जा सकता है, एक साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर ही बताया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हाँ पाटलिपुत्र के विषय में आपको और भी डिटेल से जानने का जरूरत है, तो इन्हीं सारे व्यक्तियों के विषय में, जो इन्हीं सारे व्यक्तियों के द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, जिसके विषय में आप, उसके द्वारा आपको पाटलिपुत्र के विषय में बहुत ही डिटेल से समझने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, पाठ में आते हैं, और पाठ में देखिए लिखा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अंतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसद्वय चित्रम महानगरम बभूव। इसमें देखिए लिखा है कि प्राचीन काल से ही भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर के तौर पर प्रसिद्ध था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही, जितने भी भारतीय नगर है उसमें से पाटलिपुत्र भी एक महानगर के तौर पर उभर के आया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है कि तद विषय है यानी कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का एक जो कवि है, नाम कवि यानी कि दामोदर गुप्त नाम का जो कवि है, उन्होंने कुटनीमत आख्ये काव्य कथयति यानी कि कुटनीम लिखा है यहाँ पे, कुटनीमत यहाँ पे दिख रहा है, तो कुटनीमत नामक जो यानी कि काव्य है, उन्होंने जो लिखा है दामोदर गुप्त ने, ठीक है, उसमें आख्य का मतलब हो जाता है कि व्याख्या किया हुआ है काव्य में और कहा गया है, यानी कि उसी में एक तरह से बोला जा सकता है कि दामोदर गुप्त के द्वारा जो लिखा गया है कुटनीमत नामक महाकाव्य, उसमें वर्णन करता है। और ये श्लोक है एक, इसको समझाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये चीज का जवाब आना चाहिए। पहले लाइन में जो बोले थे कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है, तो अगर आपको पूछा जाए कि पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे बसा हुआ महानगर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है, तो गंगा नदी के किनारे, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे जो बोला था कि दामोदर गुप्त ने किस महाकाव्य या किस काव्य का रचना किया, तो कुटनीमत नामक काव्य का रचना लिखिएगा, कुटनीमत नामक काव्य का रचना किया है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछ दिया जाए कि कुटनीमत नामक काव्य का रचना किसने किया, तो दामोदर गुप्त ने, और इसने ही यानी कि दामोदर गुप्त ने ही कुटनीमत नामक काव्य में ये श्लोक कहा है। इसमें देखिए श्लोक में बताया जाता है कि अस्ति मैतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पद संख्या जो है यानी कि श्लोक संख्या 175 है, इसके जब
ये काव्य को निकालिएगा, यानी कि कुटनीमत नामक जो काव्य है उसमें अगर ढूंढिएगा तो पद संख्या यानी कि श्लोक संख्या 175 को देखिएगा, तो एक श्लोक संख्या 175 में यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। अस्ति का मतलब होता है, मही मतलब होता है धरती, तल मतलब सतह यानी कि पूरी पृथ्वी के तल पर, तिलकम मतलब तिलक स्वरूप यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जिससे गर्व की अनुभूति होता है एक तरह से, या तो सम्मान स्वरूप बोल सकते हैं, ठीक है, शोभा स्वरूप बोल सकते हैं। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का मतलब जान ही रहे विद्या की देवी है, कुल गृहम यानी कि सरस्वती के वंशजों का घर है, महानगर यानी कि महानगर जो पाटलिपुत्र के विषय में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वो सरस्वती के कुल गृह है यानी कि विद्वानों का घर है। ठीक है, और पृथ्वी के शोभा स्वरूप है, और नामना पाटलिपुत्रम यानी कि इसका नाम पाटलिपुत्र है, और ये परिभूत पुरंदर स्थानम यानी कि परिभूत का मतलब होता है कि तुलना में, पुरंदर मतलब हो जाता है इंद्र, तो इंद्र का जो स्थल है, स्थानम मतलब स्थल यानी कि इंद्र का जो स्थल है इंद्रपुरी, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है, यानी कि उसके स्वभाव को भी वो टक्कर देने वाला है। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती के वंशजों का एक महानगर है, नाम है पाटलिपुत्र, जो अपने एक तरह से सुंदरता से या वैभव से इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप या शोभा स्वरूप ऐसे भी बोल सकते हैं, पृथ्वी के शोभा स्वरूप सरस्वती के वंशजों का यानी कि विद्वानों का एक महानगर है, पाटलिपुत्र नाम का महानगर है, ये भी बोल सकते हैं, जो अपने समृद्धि से या अपने सुंदरता से, वैभव से इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक बार और आप सही से ढंग से सुन लीजिए या आप लिख लीजिए इस चीज को, ज्यादा बेहतर होगा। इसमें यही कहा गया था कि पृथ्वी पर तिलक स्वरूप और सरस्वती के वंशजों का पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है, जो अपने वैभव से या सुंदरता से इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग हो गया इसका अर्थ, यानी कि जिसमें मीनिंग हो गया जिसका किसी भी तरह से अगर आप इसको जो हमने अभी आपको बताया है उसको अगर लिख देते हैं तो एक सीधा साधा एक यानी कि लाइन का अर्थ निकल जाएगा एक सटीकता से। ठीक है, नहीं तो आप जैसे भी लिखिएगा कि कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सेंटेंस थोड़ा सही ढंग का होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि अर्थ आप गलत नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसमें यही चीज बताया था कि इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला एक नगर है, नाम है पाटलिपुत्र, जो सरस्वती के वंशजों का स्थान है और पृथ्वी के शोभा स्वरूप है। यानी कि अगर पूछा जाए पृथ्वी के तिलक स्वरूप कौन सा नगर है तो पाटलिपुत्र, सरस्वती का कौन कुलगृह है यानी कि सरस्वती के कुल का कौन घर है, यानी कि सरस्वती के वंशजों का यानी कि विद्वानों का कौन घर है तो मान यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना है। और पूछा जाए कि इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला कौन सा नगर है तो भी पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है यहाँ पर, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत, बोल रहा है इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध के समय में, बोला जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे एक पाटलिग्राम नामक स्थल था। ठीक है, पाटलिग्राम नामक एक स्थान था, पाटलिग्राम, यहाँ पे ये चीज भी याद रखना है, पाटलिपुत्र नहीं कहा जा रहा है, पाटलिग्राम कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय में एक गांव के जैसा था ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता उस समय में यही था कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में यानी कि वो स्थल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था और उस समय में वहाँ पे कई बार पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध भी आए थे। तो ये चीज यहाँ पर कहा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था तो पाटलिग्राम नाम से जाना जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए लिखा है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, यत्र, यत्र मतलब होता है यहाँ, च मतलब और बोला जा रहा है कि और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व यानी कि बहुत बार, समागत मतलब कई बार आए थे। तेन कथितम आसीत, तेन मतलब उन्होंने ही कहा है, कथितम आसीत मतलब कहा था, यद ग्रामो अयम यानी कि यद मतलब ये, ग्रामो अयम मतलब यह ग्राम जो, ये गांव जो है, महानगरम भविष्यति महानगर होगा, किंतु कलहस्य यानी कि परंतु बोल रहा है, कलहस्य यानी कि कलह का यानी कि झगड़े का, अग्निदाह से अग्निदाह का यानी कि आग का, जलपूरस यानी कि बाढ़ का, जल का मतलब हो जाता है बाढ़, पानी हो जाता है, और पूरस से मतलब पूरा, अगर हर जगह पे पानी ही अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है बाढ़।
चौभयात, यानी कि यही चीज कहा जा रहा है कि कलह से, यानी कि कलह का, अग्निदाह से, अग्निदाह का यानी कि आग का, और जलपुरस यानी कि बाढ़ का, मतलब झगड़ा, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, यानी कि भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, यानी कि इन्हीं कारणों से हमेशा क्रांति होते रहेगा, यानी कि झगड़ा झंझट होते रहेगा यहाँ के लोगों में, ये चीज़ों का हमेशा भय बना रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था, तो यही चीज़ आपको लिखना है कि यद ग्रामो अयम, यानी कि यहाँ से आपको लिखना है यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यानी कि ये गांव आगे चल के महानगर बनेगा, परंतु हमेशा झगड़े का, ठीक है, आग का और बाढ़ का भय बना रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने कहा और इस सेंटेंस को कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि कालांतरन पाटलिग्रामा एव पाटलिपुत्रम इति कथयति, कालांतरन यानी कि समय बदला, समय बीता, और वही पाटलिग्राम को आगे चल के पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। तो यही चीज है कि कालांतरन पाटलिग्रामा एव पाटलिपुत्रम कथिता, यानी कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा, कहने लगा, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, जो पाटलिग्राम था पहले। पाटलिग्राम का मतलब हो गया एक छोटा सा गांव था, आगे विस्तृत होते गया तो एक पाटलिपुत्र नामक बहुत बड़ा शहर बन गया। आगे देखिए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूता मेघास्थनीज स्व स्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आपको पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक, अगर आप चाणक्य को भी जानते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को आपको जरूर आपके यानी कि आपको जरूर जानकारी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चाणक्य के विषय में भी अगर जानते हैं तो मौर्य वंश के ये संस्थापक थे, ठीक है। तो या पहले राजा थे, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के प्रथम राजा कौन थे या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी के समय में बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस यानी कि इस, नगरस यानी कि नगर का, शोभा, शोभा मतलब होता है सुंदरता, रक्षा व्यवस्था यानी कि वहाँ का जो रक्षा व्यवस्था था, यानी कि जो जितने भी सेना सब होते हैं, ठीक है, कर्मचारी सब होते हैं, वो बहुत अच्छा तरह से व्यवस्थित था। जो अति उत्कृष्ट आसिदिति, यानी कि यहाँ की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था जो है वो अति उत्कृष्ट था। अत्या उत्कृष्टा मतलब हो जाता है अति उत्कृष्ट, यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का था, बहुत ही उच्च स्तर का था। शोभा का मतलब हो जाता है सुंदरता, और रक्षा व्यवस्था का अर्थ हो जाता है कि वहाँ के जितने भी एक तरह से जो रक्षा व्यवस्था का मतलब हो जाता है वही सेना हो गया या पुलिस कर्मचारी सब जो हो गया, जो पूरे शहर को मैनेजमेंट करता है, वो बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इस लाइन से देखिए आपको कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके शासनकाल में सबसे उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके विषय में कौन लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है यूनान राजदूत, यानी कि जो यूनान के राजदूत थे, मेघास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत, उन्होंने स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति, अपने स्मरण ग्रंथ में उन्होंने इस बात को लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शिना अशोक से समय सुतराम समृद्धम, यानी कि आगे बोला जा रहा है कि अस्य नगर से, यानी कि इस नगर का वैभव, वैभव मतलब होता है समृद्धि, यानी कि धन संपत्ति से, वहां पे बोला जा रहा था सुंदरता और रक्षा व्यवस्था में, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वैभव यानी कि धन संपत्ति में, प्रियदर्शिना अशोक से, यानी कि प्रियदर्शी अशोक जो है, क्योंकि इसी के देखिए आपको ध्यान में याद करना है या ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी के वंशज में, यानी कि उसी के साम्राज्य का जो एक राजा है सम्राट अशोक, इसी को प्रियदर्शी अशोक भी कहा जाता है। तो प्रियदर्शी अशोक के समय में ये बहुत ज्यादा समृद्ध था, वैभव में यानी कि धन संपत्ति में सबसे ज्यादा समृद्ध था, सुतराम मतलब सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है।
कि सम्राट अशोक के समय में या प्रियदर्शी अशोक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव सबसे समृद्ध था। ये अलग अलग क्वेश्चन हो गया। अगर पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का स्वभाव रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट था, चंद्रगुप्त मौर्य, और किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का वैभव सबसे समृद्ध था, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त ये सम्राट अशोक या प्रियदर्शी अशोक। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। देखिए क्या लिखा है कि बहुकालम मतलब बहुत समय तक, पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र का, प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत यानी कि पाटलिपुत्र में बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक सरस्वती परंपरा रहा। सरस्वती परंपरा क्या हुआ, यानी कि विद्वानों का वो गढ़ रहा, विद्वानों का ही घर था। वहां पे जितने भी व्यक्ति को आप देखिएगा उस समय में, प्राचीन समय में अगर देखिएगा तो ज्यादातर पाटलिपुत्र से ही पढ़ के वहां से ही पढ़ के शिक्षित हुए हैं। तो ये चीज है यहाँ पे। और इसके विषय में कौन बताया है, तो राजशेखर ने बताया, राजशेखर ने बताया है, जो अपने यानी कि स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति, यानी कि अपने यानी कि जो काव्य मीमांसा नामक यानी कि जो काव्य लिखा है उन्होंने, उसमें इसके विषय में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया कौन सा काव्य है, तो मीमांसा नामक काव्य है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और इसी में देखिए कि श्लोक बताया है, श्लोक क्या है, तो देखिए ध्यान देना है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, उपवर्ष, ओ कर दिया है, ऊ का ओ हो जाता है संधि के कारण, तो आपको ध्यान देना है। उपवर्ष वर्षावी, ठीक है, पानिनी पिंगलावी व्याडी, वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। देखिए क्या कहा है कि अत्र मतलब यहाँ, उपवर्ष वर्ष यानी कि उपवर्ष हो गए, वर्ष हो गए, पानिनी हो गए, पिंगलावी हो गए मतलब पिंगलाचार्य। ठीक है, आपको याद होगा इसके विषय में, या कहीं पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चाहे उपवर्ष हो गया, वर्ष हो गया, पानिनी हो गया। पानिनी व्याकरण जब आप पढ़ते हैं तो इन्हीं का देन है, इन्हीं के व्याकरण को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार व्याकरण को लिखा था। ठीक है, पिंगलाचार्य के विषय में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसके विषय में बाद में हम आपको बताएंगे। तो यही चीज कहा गया, चाहे उपवर्ष हो, वर्ष हो, ये दोनों व्यक्ति का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पानिनी हो गया, पिंगलाचार्य हो गया, व्याडी हो गया, व्याडी नाम का भी एक व्यक्ति है। ठीक है, वररुचि हो गए या पतंजलि हो गए, पतंजलि योग के प्रथम गुरु थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चाहे वररुचि हो गए, पतंजलि हो गए, इह यानी कि ये सभी परीक्षिता यानी कि परीक्षित हुए हैं, शिक्षित यहीं से हुए हैं। और ख्याति उपजगमु यानी कि पूरे संसार में अपना ख्याति कमाया, यानी कि अपने नाम को कमाया। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है इस श्लोक में कि यहाँ से ही यानी कि पाटलिपुत्र से ही उपवर्ष, वर्ष, पानिनी, पिंगलाचार्य, व्याडी, वररुचि और पतंजलि शिक्षित हुए हैं और पूरे संसार में अपना नाम कमाए हैं। तो ये चीज काफी महत्व रखता है पाटलिपुत्र के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े व्यक्ति, ठीक है, पतंजलि को आप कम नहीं समझिए, क्योंकि व्याकरण के रचनाकार हैं। ठीक है, ये पतंजलि योग के रचनाकार हैं, योग के यानी कि पहले गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से पानिनी के विषय में व्याकरण के रचयिता हैं। ठीक है, उसी तरह से इन सारे व्यक्ति जो यहाँ पे देख रहे हैं, सात सात नाम जो देखे आपने, ठीक है, उन सातों में से सातों बहुत बड़े विद्वान सब व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय संस्कृति में। उन सबों के विषय में बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र से ही पढ़ के शिक्षित हुए और पूरे संसार में अपना नाम कमाया। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। बोला जा रहा है कि कई कतिपय से मतलब कई जगह पर ऐसा पाया गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में और पुराणों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, जितने भी संस्कृत के पुराने पुराने ग्रंथ हैं और पुराण है, पुराण के विषय में भी आपको पता होगा। ठीक है, 18 पुराण है। पाटलिपुत्र के विषय, पाटलिपुत्र के नामांतरण के विषय में बताया जाता है कि नामांतरण इसका पुष्पपुर और कुसुमपुर के रूप में भी हुआ। अब पुष्पपुर और कुसुमपुर क्या है, तो पाटलिपुत्र का ही अलग नाम है। जैसे एक ही व्यक्ति का कई नाम हो जाता है, कोई कुछ बुला रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, उसी तरह से पाटलिपुत्र को अलग अलग नामों से बुलाया। सबसे पहले तो आपने देखा कि पाटलिपुत्र है, उसके बाद देखा कि पाटलिग्राम है, सबसे पहले पाटलिग्राम था, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं पुष्पपुर, कुसुमपुर, उसके बाद और भी नाम जानेंगे, फिर पटना भी जानेंगे। तो यही चीज है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ और
पुराण में ऐसा देखा जाता है कि पाटलिपुत्र के नामांतरण के उसमें बताया जाता है कि ये इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर के रूप में भी जाना गया। अनेन ज्ञायते, अनेक जगह से प्राप्त होता है, या लोग सब बताते हैं कि यत नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप पुष्पानाम यानी कि फूलों की बहुल उत्पादनम भवती अस्मा, यानी कि इस नगर के समीप बहुत अधिक मात्रा में पुष्प का उत्पादन होता था, यानी कि फूलों का उत्पादन होता था, फूलों की खेती होता था। इसीलिए इस शहर का नाम यानी कि इस नगर का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों रखा गया था, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस नगर के समीप, इस नगर यानी कि पटना के समीप बहुत अधिक मात्रा में फूलों का उत्पादन किया जाता था, यानी कि फूलों की खेती किया जा रहा था। और अब आगे देखिए लिखा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलिता। आगे देखिए लिखा है कि पाटलिपुत्रम इति यानी कि पाटलिपुत्र भी, पाटलिपुत्र शब्द जो है वो भी पाटल पुष्पानाम यानी कि फूलों की पंखुड़ी के रचना से निकला हुआ है। फूलों की पंखुड़ी तो आपको समझ में आ जाता है कि पाटल का मतलब हो जाता है पंखुड़ी, और पुष्पानाम मतलब फूलों की। तो फूलों की पंखुड़ी का जो रचना है उसी से रिलेटेड शब्द है पाटलिपुत्र, इसीलिए इस नाम को लिया गया था, चुना गया था। चाहे पुष्पपुर हो, कुसुमपुर हो, तो ये फूलों से रिलेटेड शब्द है, और पाटलिपुत्र भी फूलों से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। यहाँ पर देखिए लिखा है, तो इसमें क्या बोला कि शरद काले, शरद काल में, यानी कि शरद काल का अर्थ होता है ठंडी के दिनों में। ठीक है, नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी नाम का एक महोत्सव होता है, एक समारोह मनाया जाता था, और वो भी कब? गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, उसके समय में यानी कि मनाया जाता था। गुप्त वंश चंद्रगुप्त नहीं है, गुप्त वंश अलग है। तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था एक कौमुदी नाम का महोत्सव। अगर पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद काल में, शरद ऋतु में। और किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था, तो ये गुप्त वंश के शासन काल में। ये चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे लिखा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवून, यानी कि इस पर्व में, इस महोत्सव में सारे लोग आनंद मग्न होते थे। आनंद मग्न होने का मतलब हो गया पूरा खुश होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा यानी कि खुशी मिलता था लोगों को। आगे लिखा है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, और यही माहौल जो होता है जिस समय, जिस तरीके से यानी कि कौमुदी महोत्सव में जो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, जिस तरह से उसमें खुशी मिल रहा था लोगों को, उसी तरह से आज के समय में, वर्तमान समय में अगर देखिएगा, ये दुर्गा पूजा में ऐसा खुशी मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि काल चक्रावसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम बभूत। यहाँ पर देखिए लिखा है काल चक्रावसाद यानी कि समय परिवर्तित हुआ, समय बदला, और मध्य काल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र मतलब बताए थे हजार, और वर्ष का मतलब जानिए रहे, 1000 साल हो गया। तो 1000 साल के करीब, परिमित मतलब हो जाता है कि 1000 साल के करीब जीर्णता अवस्था में रहा। जीर्णता का मतलब हो जाता है कि ये एक तरीके से यानी कि इसको अब इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देने लगा था। ठीक है, ये पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे हो गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक जीर्णता अवस्था में रहा था, तो 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक इसकी और कोई देखा भी नहीं, ऐसा करके था। मतलब जो लोग जैसा रह रहा है उसके समृद्धि में, उसके वैभव में कोई बढ़ोतरी नहीं होने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 साल तक अपनी जीर्णता अवस्था में रहा था, यानी कि बर्बादी के कगार पे रहा था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रार अक्षादिषु लभ्यते। इसमें बोला गया है कि इसके विषय में, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथेषु यानी कि अनेक साहित्य ग्रंथ में मुद्रा के द्वारा, मुद्रा आदिषु लभ्यते यानी कि मुद्रा हो गया। ठीक है, चाहे मुद्रा हो जाए चाहे साहित्य ग्रंथ हो। मुद्रा का मतलब हो जाता है पैसा, सिक्का। तो सिक्का जब छपता है तो आपको पता होगा सिक्का कब छपेगा, कोई राजा महाराजा कब सिक्का छपवाएगा, जब उसमें समृद्धि होगा, जब कुछ बढ़ोतरी करेगा, पैसा पूंजी उसके राज्य में बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो सिक्का छपता है। और अगर सिक्का न छप रहा हो तो इसका मतलब हो गया कि वो उसका यानी कि काफी ज्यादा डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि चाहे संस्कृत ग्रंथ हो
या अलग अलग यानी कि राजाओं के द्वारा छपा हुआ मुद्रा हो यानी कि सिक्का हो, उन सबों से इसका संकेत मिलता है। ठीक है, अगर किसी के राज्य में कोई सिक्का नहीं छपा तो इसका मतलब क्या है, या 100 सालों तक देखा कि कोई सिक्का नहीं छपा, इसका मतलब क्या है कि देश या राज्य जो है काफी नीचे की ओर जा रहा है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। और मुगल वंश के शासनकाल में जब मुगल आए वापस, यानी कि जब देखिएगा कुछ समय के बाद, यानी कि लगभग 1050 या 1100 ईस्वी के आसपास जब मुगल यानी कि जब आए, अफगानी सब जब आए यहाँ पे शासन करने के लिए, ठीक है, या मुगल वंश में जब यानी कि देखिएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब का जब शासनकाल आया, तब उस समय में ये पटना धीरे धीरे फिर और समृद्ध होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1050 या 1100 ईस्वी के आसपास मुगल के विषय में नहीं बता सकते क्योंकि उस समय में अफगानिस्तान के कुछ शासक थे, ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी या गौरी सब जो थे उस समय में, ठीक है। लेकिन मुगल के विषय में जो बताया था बाबर, हुमायूं, अकबर, ये लगभग 1600 या 1500 के ईस्वी के आसपास का बात है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उस समय में फिर से ये पटना के विषय में ध्यान देना स्टार्ट किया गया और पटना का फिर से समृद्धि होना प्रारंभ हो गया। और आंग्ल शासनकाल, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, और अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता, यानी कि अंग्रेज के शासनकाल में तेजी से विकास हुआ। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक भग्नावस्था में रहा था। भग्नावस्था का मतलब वही होता है जीर्णतावस्था में, यानी कि बर्बादी की स्थिति में, तो 1000 वर्ष तक। उसके बाद इसका संकेत कहाँ से मिलता है, तो साहित्य ग्रंथ से और ये सिक्का के यानी कि छपाई से, ठीक है। और किसके शासनकाल में पटना का उद्धार हुआ, तो यहाँ पे लिखना है मुगल वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में पटना का तेजी से विकास हुआ, तो अंग्रेजों के शासनकाल में। फिर देखिए लिखा है कि नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, यानी कि, और इसमें बोला जा रहा है कि इसी बीच में पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में पटनेती के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हो गया था। पटनेती मतलब हो गया पत्तनमिति, पत्तनमिति का मतलब हो गया कि वो बर्बाद होने वाला यानी कि नगर है, तो ऐसा यानी कि हो गया था, ठीक है। नाम इसी शब्द से रिलेटेड नाम को दे दिया पत्तनमिति, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है आगे, अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत। और पटनेती नाम एक जो प्रसिद्ध हो गया था पाटलिपुत्र का, एक बीच में नाम यानी कि मध्यकाल में पटनेती नाम प्रसिद्ध हो गया था। क्यों, क्योंकि इसका पतन हो रहा था, इसीलिए बोला गया कि पत्तनम इति शब्दात निर्गता। पत्तनम इति का मतलब होता है जो इसका पतन हो रहा हो, यानी कि जो बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद होने वाले शब्द से ही इसका नाम रख दिया पटनेती, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। फिर देखिए लिखा है कि नगर से पालिका देवी पटन देवी अध्यापी पूज्यते। और नगर की पालिका देवी, नगर की जो पालन देवी है, नगर को पालने वाली जो देवी है पटन देवी, आज भी इसकी पूजा होती है। तो ये चीज आपको याद रखना। अगर पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की नगर पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। यहाँ पर देखिए लिखा है पटन देवी। शब्द आपको याद रखना है, एक एक अक्षर को, प ट न पटन, क्योंकि अलग वर्ड भी दे सकता है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए लिखा है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, यानी कि आज के समय में जो है पाटलिपुत्र जो है आज के समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है और अति विशालम वर्तते, आज बहुत ही विशाल है। बिहार राज्य से राजधानी नगरम चौस्थी, और आज बिहार राज्य का राजधानी नगर है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अनुदिनम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, यानी कि और बढ़ते जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु निर्माण एशिया महादेश से दीर्घतमम सेतु किंच रेल यान सेतुर अपि निर्मीमानो वर्तते। और इसमें कहा गया आगे देखिए यहाँ पर लिखा है तस्य ऊपरी, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि इसी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एक एशिया का सबसे बड़ा, दीर्घतम मतलब होता है सबसे बड़ा, सेतु बनाया गया है। और जिसका रेल यान सेतु, यानी कि रेल का जो सेतु है, रेल की जो ब्रिज है, उस वो निर्मीमानो वर्तते, यानी कि निर्मित हो ही रहा है, यानी कि निर्मित किया ही जा रहा है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में जो गांधी सेतु जो है उस पर, यानी कि रेल यान जो है, रेल चलने के लिए जो पुल है, ब्रिज है, वो अभी निर्मीमान नहीं है, मतलब निर्मित, उसका निर्माण हो ही रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है या सबसे दीर्घ सेतु कौन है, तो
यही चीज आपको याद रखना है, गांधी सेतु यहाँ पे यही लिखा है। हालांकि अभी के समय में अगर देखिएगा तो बदल चुका है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको कोशिश रखना है इसी को लिखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको किताब से पूछा जाएगा ना कि आपको करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, एक चीज और छूट चुका है यहाँ पे, देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस नगर में अति उत्कृष्ट संग्रहालय है, ठीक है। समरनालय जिसको बोला, संग्रहालय जिसको बोला जाता है, संग्रहालय का अर्थ होता है कि जहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने अवशेषों को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अशोक के समय में जो भी चीज अवशेष मिला था अशोक के समय का, तो उसको रख दिया एक जगह ताकि उसको लोग आके देखे, और जिसको म्यूजियम एक तरह से कहा जा सकता है वो है, ठीक है। उच्च न्यायालय भी है, ठीक। उसके बाद सचिवालय भी है, गोलघर भी है, तारामंडल है। तारामंडल का मतलब होता है जहाँ पर आप देखिएगा कि अलग अलग यानी कि खगोलीय पिंडों के विषय में, अलग अलग ग्रहों के विषय में जानकारी देता है। वहाँ पे आप बैठ के और एक रूम के अंदर घूमिएगा तो आपको विजुअली दिखेगा वहाँ पे कि किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। चंद्रमा किस तरह से पृथ्वी के चारों ओर लगाती है, और सारे ग्रह किस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। जैविक उद्यानम, जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पता होगा वहीं पे है, ठीक है। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकालिक अवशेष भी है, महावीर मंदिर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये सारी चीजें पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे देखिए लिखा है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य, यहाँ गोविंद सिंघस लिखा है लेकिन गुरु गोविंद सिंघस से भी बोल सकते हैं क्योंकि ज्यादा हम लोगों के लिए सम्माननीय है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं गुरु गोविंद सिंघस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के लिए भी पूजनीय स्थल है। क्यों पूजनीय स्थल है? क्योंकि ये जो है यानी कि सिख धर्म के दसवें गुरु जो है यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र ही है। क्योंकि आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और उसी के जन्म स्थल को ही गुरुद्वारा नाम से यानी कि जाना जाता है और गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ पे भी आज के समय में बहुत ज़्यादा अगर देखिएगा तो लंगर का व्यवस्था लगाया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो बहुत बेहतर देखने को मिलेगा आपको पटना के विषय में, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि तत्र देशावश्य तीर्थयात्रिना दर्शनार्थम आयंती। तो यहाँ पर यानी कि पाटलिपुत्र देखने के लिए बहुत अलग अलग देश से, अलग अलग देशों से देखने के लिए यानी कि दार्शनिक लोग सब आते हैं देखने। जितने भी देखने वाले लोग हैं, दर्शक गण आते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे स्थलों को देखते हैं। चाहे महावीर मंदिर हो जाए, मौर्यकालिक अवशेष हो जाए। महावीर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे भी लोगों को प्रसाद खिलाने का रिवाज है। वहाँ पे भी देखिएगा तो बहुत लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है। और गुरुद्वारा में जो बोले लंगर का व्यवस्था होता है तो वहाँ पे भी लोगों को भोजन कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ों जब देखिएगा, तारामंडल को जानिएगा, जैविक उद्यान को जानिएगा, वहाँ पे घूमिएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के विषय में आपको जानने मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च सर्व संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम। बोल रहा है क्या कि एवं इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ, मतलब समृद्ध है। और इन सारे चीजों को, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के वैभव को भी धारण करने के लिए, उसको दिखाने के लिए संकलित रूपेण यानी कि संकलित करके एक जगह पे संग्रहालय में रख दिया है, जो लोगों को देखने के लिए वहां पे उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो पाटलिपुत्र मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण नगर है जो दर्शनीय स्थल के रूप में देखा जा सकता है, या दर्शन करने के लिए या देखने के लिए, घूमने के लिए बोल सकते हैं। वो बहुत ही यानी कि उच्च श्रेणी का एक स्थल है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब पाटलिपुत्र के विषय में पूरी तरीके से हम लोग जान चुके हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र के विभिन्न प्रसिद्ध स्थलों के नाम लिखे, तो यही सारे चीजों को लिख देना है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ठीक है। ये सब चीज आपको, गुरुद्वारा, ये सब आपको
लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है इसके हिंदी मीनिंग को, अर्थ को समझने में, तो यहाँ पर देखिए सारे हिंदी सारे यानी कि जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख के दे दिए हिंदी में, आप इसको नोट कर सकते हैं, या खास करके तो आपको याद ही हो गया होगा अगर ध्यानपूर्वक आप सुने होंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितना भी देख रहे हैं, ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है। एक श्लोक का हिंदी यहाँ पर नहीं लिखा है, हम आपको बता दिए थे, वहाँ पे जाके फिर से अगर याद नहीं है तो इसका अर्थ आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी और सब देख सकते हैं, पूरा हिंदी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ के याद रख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, महान नीतिज्ञ चाणक्य का जन्म किस नगर में हुआ, यानी कि चाणक्य का जन्म स्थल कौन सा है, तो पाटलिपुत्र। इसमें तो दूसरा शहर से क्या मतलब है, पाटलिपुत्र अध्याय को अगर पढ़े हैं तो पाटलिपुत्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको पता ही थे, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। कुटनीमत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो आपको पता होगा दामोदर गुप्त, ठीक है। देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे दामोदर गुप्त नामक, ठीक है, कुटनीमत नामक जो यानी कि था दामोदर गुप्त नामक, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीमत ताख्य काव्य कथयति, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दामोदर गुप्त। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र पाटलिग्राम महानगर बनेगा, यह वाक्य किसने कहा था, तो आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। और ये भी साथ में कहा था कि परंतु झगड़ा, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। किसके काल में पाटलिग्राम का सौंदर्य सबसे उत्तम था, शोभा और रक्षा व्यवस्था का बात कर रहा है, सौंदर्य मतलब सुंदरता, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और अगर समृद्धि का बात करें तब अशोक के शासनकाल में, ठीक है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो काव्य मीमांसा नामक तो राजशेखर ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पाटलिपुत्र का नाम क्या है, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुष्पपुर कुसुमपुर मिलता है, अवध नहीं मिलेगा, पटना नहीं मिलेगा, पाटलिपुत्र मिलता है। ये आप ऑप्शन नहीं रह सकता है, हो सकता है कि एग्जाम में ये नहीं रहेगा, हम अपने से ऑप्शन दिए हैं तो थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे ऑप्शन देने में मिस्टेक हो, ठीक है। आगे लिखा है कि कौमुदी महोत्सव किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध था, तो आपको पता होगा गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक अपने भग्नावस्था में रहा था, तो 1000 वर्ष तक, ठीक है। किस वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का तीव्र विकास हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में, सब बताया ही चुके हैं आपको। पाटलिपुत्र में किस देवी की पूजा होती है, तो पटन देवी की, देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा देवी, तारा देवी, पाटन देवी, पटन देवी। तो इसी तरह से आपको वहां भी बोले थे कि ध्यान रखना है, पाटन, पटन, पटना ऐसे देवी लिख दिया जाएगा, तो पटन देवी, कोई भी आकर, हर्षिकार, दीर्घईकार कुछ भी लगा हुआ नहीं है। पाटलिपुत्र का पालन कौन सी देवी करती है, तो पटन देवी, ठीक है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में, ठीक है। गांधी सेतु किस नदी पर बंधा हुआ है, तो गंगा नदी पर, पटना में अगर बंधा हुआ है पाटलिपुत्र ये गांधी सेतु, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो गंगा नदी पर होगा। गांधी सेतु किस नगर में है, तो पटना में है, ठीक है। पटना में सिख धर्म के किस गुरु का जन्म हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि 10वां गुरु जो है। इंद्रपुरी को परिभूत करने वाले कौन से नगर हैं, तो पाटलिपुत्र है, बताए थे, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है, और सरस्वती का कुलगृह है। उसके बाद देखिए लिखा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था। आगे देखिए लिखा है पाटलिपुत्र का सौंदर्य और वैभव किसके शासनकाल में सबसे उत्तम था, तो सौंदर्य और वैभव यानी सुंदरता तो होगा ही, अगर वैभव है तो वैभव का बात जहाँ पे भी करेगा तो अशोक के शासनकाल में। बिहार की राजधानी नगर कहाँ है, तो पटना, ठीक है। पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगृह किसने कहा है, तो राजशेखर ने कहा है कि दामोदर गुप्त ने कहा है, आप बताइए यहाँ पर किसने कहा है, राजशेखर या दामोदर गुप्त, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे राजशेखर ने कहा, दामोदर गुप्त ने ये नहीं कहा था, ठीक है। पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह है, देख लेते हैं, थोड़ा समझ गए, कंफ्यूजन में नहीं जीना है, यहाँ पे पास में है ही तो देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, सरस्वती का कुलगृह, अच्छा यहाँ पे इसमें बोला गया सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह यहाँ पर देखिए लिखा है, और ये दामोदर गुप्त ने लिखा है, तो दामोदर गुप्त ने कहा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है, आपको नहीं भूलना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
नहीं तो ऐसा नहीं कि सर को तो याद है ही नहीं, हम क्या याद करेंगे, हमसे क्या याद होगा। आपको याद रखना है एक एक करके, ठीक है। राजशेखर नहीं, दामोदर गुप्त, ठीक है। पाटलिपुत्र किन किन क्षेत्रों में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो सभी क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तीनों बताए थे। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र की सरस्वती परंपरा के विषय में किसने अपने ग्रंथ में कहा है, तो दामोदर गुप्त ने कहा था सरस्वती परंपरा के विषय में, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराण में पटना का क्या क्या नाम है, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, निम्नलिखित में दोनों से, निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो निम्नलिखित में से दोनों से है, क्योंकि पुष्पपुर और कुसुमपुर तो दोनों एक ही साथ व्याख्या किया गया था, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो बताया था शरद ऋतु में, ठीक है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध था, तो पत्तनम नाम से, पटनेती नाम से या पत्तनम नाम से, ठीक है। पटनेती किस शब्द से लिया गया, तो पत्तनम से, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप करेक्ट करना है, देखिए आपको ध्यान देना है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध था, तो पटनेती नाम से प्रसिद्ध था, और पटनेती किस शब्द से लिया गया, तो पत्तनम। तो पटनेती शब्द यहाँ पर जो देख रहे हैं वो यहाँ पे रहना चाहिए था, पत्तनम नहीं रहना चाहिए था, पटनेती रहना चाहिए था, ठीक है। प्राचीन पाटलिपुत्र किस संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल है, तो सबों के लिए, ठीक है। सबों के लिए होना चाहिए यहाँ पे, किस पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र किस संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल है, तो वहां पे देखिए लिखा था, चैप्टर में लिखा था सिख संप्रदाय के लिए, लेकिन हालांकि सबकों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा इनमें सभी, तो सभी आप मार सकते हैं, और नहीं रहेगा तब सिख संप्रदाय मार लीजिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के किस गुरु का जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल का नाम क्या है, तो गुरुद्वारा। देखिए मिलता जुलता शब्द दे दिए, गुरुद्वारा, गुरुधाम, गुरुकुल, ये सब जो अगर है तो नहीं आपको मारना है, गुरुद्वारा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है, अब यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। टोटल आपको देखिए यहाँ पे 32 क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यही सबसे क्वेश्चन आता है हर एक बार, आपको बढ़िया से याद रखना, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए लिखा है, दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था। दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में कहा था कि पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है जो पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती के कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला नगर है। देखिए वो जो श्लोक बताए थे उसका अर्थ यहीं पर लिखा हुआ है, तो आपको ढूंढने का कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिख पाए होंगे बोलने के बाद तो यहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और जल प्लावन यानी कि बाढ़ का भय बना रहेगा। तो ये सब चीज आपको बताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, एवं सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र अति समृद्ध और शक्तिशाली था, ठीक है। समृद्ध और शक्तिशाली अशोक के शासनकाल में, और शोभा रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत अधिक अच्छा था, ठीक है। भग्नावस्था का क्या अर्थ होता है और पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक इस स्थिति में रहा था, तो आपको पता होगा, बताए थे। भग्नावस्था का मतलब होता है कि जिस स्थिति में बर्बाद हो रहा हो हर चीजें, ठीक है, तो उसी को भग्नावस्था बोलते हैं, यानी कि बर्बादी का स्थिति, ठीक है। जब किसी विशेष क्षेत्र में बाढ़, अकाल या भुखमरी के कारण वहां के लोग छोड़ कर किसी अन्य जगह पलायन कर जाते हैं, तो इस अवस्था को भग्नावस्था कहा जाता है, बता दिए। और इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। पाटलिपुत्र भग्नावस्था में करीब 1000 वर्षों तक रहा था, ये याद रखना है। पाटलिपुत्र का उद्धार किसके शासनकाल में हुआ था, तो पाटलिपुत्र में करीब 1000 वर्षों तक भग्नावस्था में होने के कारण पाटलिपुत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका था, परंतु मुगल वंश के शासनकाल में मुगल वंश के आगमन से पुनः पाटलिपुत्र अपने पुराने स्वरूप में आ चुका था, अर्थात मुगल वंश के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। पाठ में भी बताएं, जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं टाइम के लिए, ठीक है। पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे हैं, तो बता ही दिए थे आपको, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब हो गया, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरे पाठ को एक एक लाइन बाय लाइन हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में लगभग 50% बुक से क्वेश्चन आता है, यानी कि 50 नंबर या 45 से 50 नंबर आपके बुक से ही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, और 16 नंबर का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 16 नंबर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय आता है, और 8 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आपको बनाना है तो 16 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पाटलिपुत्र वैभवम के विषय में हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, सारे क्वेश्चन को देख लिए और पाठ के एक एक लाइन को भी हम लोग समझ लिए, ठीक। तो किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत हो, कोई पाठ में आपको समझ में ना आया हो, कोई तरह की गड़बड़ी हो,
ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। अगला वीडियो संस्कृत के अलावा, संस्कृत का तो आने वाला ही है, तीसरा चौथा पांचवा सारे अध्याय का आएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहे सिलेबस की विषय में बात हो या किसी चाहे दूसरे सब्जेक्ट में अगर कोई हेड यानी कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक हो, तो उस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके डिमांड पर वो वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।